पत्रकारिता का संकट काल नहीं है, ये पत्रकारिता का बेशर्म काल है। और ये कोई अभी जो आईएनबी मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइंस आई है या जो कॉशन किया गया है, ये महज कुछ हफ्तों से कुछ दिनों से नहीं चल रहा है, बल्कि पिछले कई सालों से लगातार चल रहा है। और अगर जिस तरीके की भड़काऊ बातें, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान का विभाजन की बातें की जा रही हैं, वो बिल्कुल नई बात नहीं, उसमें किसी को हैरानी भी नहीं होनी चाहिए, किसी को इस बारे में किसी तरीके की गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत करीने से हम लोग जब पत्रकारिता शुरू कर रहे थे तो हम लोगों को ये कहा जाता था कि दंगों की रिपोर्टिंग करते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता, ताकि समाज के अंदर जो है वो किसी तरीके की कटुता ना हो, समाज में एक दूसरे के प्रति किसी तरीके का वैमनस्य ना हो, तनाव ना फैले और चीजें जो है भड़के ना। लेकिन अगर आप पिछले कई सालों से अगर आप देख रहे हो तो बहुत न केवल करीने से नहीं बल्कि बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही सुनियोजित तरीके से हिंदू और मुसलमान की बाइनरी को बहुत मजबूती के साथ बढ़ाया जा रहा है। और इतनी मजबूती के साथ बढ़ाया जा रहा है कि उस पर किसी तरीके की कोई कंट्रोल नहीं है। और अब तो टीवी चैनलों में तो खासतौर पर एक तरीके से होड़ लगी हुई है कि कौन कितना ज्यादा एंटी माइनॉरिटी हो सकता है, कौन कितना ज्यादा मुसलमान विरोधी हो सकता है, कौन कितना ज्यादा हिंदुत्ववादी हो सकता है, कौन कितना ज्यादा सरकार के बिल्कुल करीब पहुंच सकता है। ऐसा नहीं है कि सरकार के करीब पहुंचने की होड़ पहले नहीं थी, पहले भी थी सरकार के करीब, पहले होड़ थी, लेकिन पहले जो लोग सरकार के बेहद करीब हुआ करते थे या सरकार के करीब माने जाते थे, उनको पत्रकार नहीं कहा जाता था, उनको दरअसल दलाल कहा जाता था। आज की तारीख में परिभाषा पूरी तरीके से उलट गई है। तो एक तरफ जो फर्क आया है, फर्क यह आया कि जो हिंदू मुसलमान की जो बाइनरी है उसको एक विचारधारा से प्रभावित होकर जिस तरीके से फैलाया जा रहा है, मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है कि सरकार की नींद अब जाके खुली है। सरकार अब जाके जो है वो इस निष्कर्ष से पहुंची कि दरअसल ये सारी चीजें क्यों चल रही हैं। 2-3 चैनल तो ऐसे हैं जिनको आप अगर जिनको तो न जाने पहले कब से बंद हो जाना चाहिए था, और जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहुत तीखी टिप्पणी कर चुका है, लेकिन आज भी वो धड़ल्ले के साथ चल रहे हैं। और अगर हमारे आपके बीच का कोई भी आदमी अगर कोई एक ऐसा शब्द बोल दे जो कहीं से भड़काऊ लगे तो शायद हम लोग फौरन जेल चले जाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों को बिल्कुल लाइसेंस मिला हुआ खुली तरीके से और खुले तरीके से पत्रकारिता की आड़ में वो कुछ भी कहते जाते, कुछ भी बकते जाते, उन पर किसी तरीके के कोई रोक नहीं है और बड़े गर्व के साथ वो अपने आप के विचारधारा के साथ जोड़ते हैं। तो और ये सब जानबूझ के हो रहा है। ये सब अगर हम सोचे कि नहीं, संकट तो तब मानेंगे ना जब आपको अज्ञानतावश आप कोई करे, आप बहुत ही भोलेपन से कोई काम करें और आप अचानक संकट पे अपने आप को पाते हैं। तो ये संकट काल नहीं है, ये बेशर्मी के साथ पत्रकारिता, बल्कि उसको पत्रकारिता कहना भी नहीं चाहिए, बेशर्मी के साथ की जा रही है और पूरी योजनाबद्ध तरीके से की जा रही है। और मैं अगर इसमें ये जोड़ दूं कि शायद शीर्ष से इशारे पर हो रही है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो यहां पर यही तो एक ये डिलीशियस आयरनी है क्या आशुतोष, कि सरकार ताकीद कर रही है, हिदायत दे रही है कि ये ना चौलबे, ये क्या कर रहे हैं आप। और दरअसल ये बहुतेरे चैनल्स आज की तारीख में, और ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि सरकार की तरफ से, व्यवस्था की तरफ से कोई निर्देश ना होते हुए भी मोर लॉयल देन द किंग वाला काम हो रहा है क्या, कि जी हम तो ये खबरें चलाएंगे, पर हालत अब उनकी ये हो गई है इस एडवाइजरी के बाद, ना घर के ना घाट के। नहीं, अगर हमको और आपको अगर गलतफहमी है कि इस एडवाइजरी के बाद भी स्थितियां सुधर जाएंगी, तो बिल्कुल ऐसा होने वाला नहीं है। जैसी चीजें चल रही हैं बिल्कुल वैसे ही चलेंगी और उन पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं। मैं आपको याद दिला दूं कि जब जम्मू कश्मीर का मसला था और उसमें एक इंटरलॉकुटर को अपॉइंट किया गया था, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, आज से करीब 5-6 साल पहले की बात है, तो उन्होंने कश्मीर का दौरा किया और कश्मीर का दौरा करने के बाद बाकायदा 5 चैनलों के नाम गृह मंत्रालय को बताए थे कि इनकी वजह से कश्मीर के हालात खराब हो रहे हैं, लिहाजा इन पर किसी तरीके का अंकुश लगना चाहिए। लेकिन आज तक उनके ऊपर किसी तरीके का कोई अंकुश नहीं लगा है। और बीच बीच में जिस तरीके से भारत और चीन के रिश्तों, जब ये सीमा पर आने के पहले की बात मैं बता रहा हूं, बार बार जिस तरीके से ड्रैगन की बातें की जाती थी, उस वक्त भी यह सवाल खड़ा हुआ था कि दरअसल भारतीय टीवी चैनलों की वजह से ही कहीं भारत और चीन के रिश्तों पर असर ना पड़े। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जो एडवाइजरी आई है, उस एडवाइजरी के पीछे एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि जो यूक्रेन और रूस का जो रिश्ता है, के बीच का जो जंग है, उस पर कहीं से कोई टिप्पणी आई होगी, तब उसको नहीं,
क्या हम ऐसे हैं आशुतोष? और क्या पत्रकार सब मिलकर ये कभी कचोटती नहीं है, या इस बारे में हम बैठकर विचार विमर्श नहीं कर सकते? दुनिया की पेंच उतारने को हम तैयार हैं, अपने गिरेबान में झांकेंगे नहीं। संदीप, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि ये कोई नई बात भारतीय पत्रकारिता में नहीं है, और मैं अभय जी को शायद इस बात का अंदाजा होगा। शहीद भगत सिंह ने जून 1928 में कीर्ति मैगजीन में एक लेख लिखा था सांप्रदायिक दंगों के ऊपर, कि सांप्रदायिक दंगे क्यों हुए, और मैं 4 लाइनें पढ़ना चाहता हूं ताकि हमारे दर्शक इस बात को समझ सकें। The second factor which added fuel to the fire were the newspapers. The profession of journalism, which was once regarded as a very noble one, now it has become evil. ये भगत सिंह लिख रहे हैं अखबारों के बारे में, क्योंकि 1928 के पहले देश में कई जगह पे सांप्रदायिक दंगे हुए। These people arouse public sentiment by writing bold headlines in the newspapers against one or the other and compel people to start fighting with one another. यानी 96-94 साल के बाद भी हिंदुस्तान का जर्नलिज्म बदला नहीं है। वो तब बदलता है जब कहीं थोड़ी सी शर्म होती है। आज अगर आपको सत्ता प्रतिष्ठान से अगर आपको मदद मिल जाए, तो जो बात भगत सिंह ने आज से 94 साल पहले 1928 में यह बात कही थी कि यह अखबार नवीसी दरअसल एक ईविल में बदल गए हैं, जो नोबल प्रोफेशन होता था, और यह दरअसल दंगे भड़काने का काम। उन्होंने दूसरा कारण बताया। पहला कारण उन्होंने नेताओं को बताया था भगत सिंह ने, कि नेताओं की वजह से दंगे फैलते। दूसरा कारण अखबारों को बताया था। तो 94 सालों में हम कुछ नहीं बदला है। बदलता तब है जब कहीं से कोई डंडा चलता है, कहीं किसी तरीके का डर होता है, पीयर ग्रुप का थोड़ा प्रेशर होता है। पिछले कई सालों में पीयर ग्रुप का प्रेशर खत्म हो चुका है, डंडा पूरी तरीके से गायब है, सरकारों को प्रोत्साहन मिल रहा है। आप मुझे बता दीजिए, तबलीगी जमात के लोगों को जिस तरीके से कोविड फैलाने का कारण बताया गया, और बाकायदा दिल्ली सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, और केंद्र की सरकार, उन लोगों ने बाकायदा एक का प्रतिपादन किया, और उसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी की, उसके बाद का कहीं किसी तरीके का कोई सुधार हुआ? कोई सुधार नहीं हुआ। क्योंकि ये जो डंडा आज आईएनबी मिनिस्ट्री की तरफ से आया हुआ है, ये कुछ नहीं, इट्स एन आई वॉश, इट्स अ पीआर एक्सरसाइज, नथिंग एल्स। कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तो नहीं, मेरा सवाल यह है, देखिए, कम से कम सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया। आप ये कह सकते हैं, जो कहा सतीश के सिंह ने 1995 से अब तक, तो 19,000 आ जाने चाहिए थे ऐसे नोटिस। अरे नोटिस आया है, डोंट वी हैव अ कॉन्शियंस